आम सहित युकेश चंद्राकर अच्छा जड़े युव सांबादिक से पूरा प्रक्रिया रे सामिल होते जो अपहरण ठार आरंभ कर मुक्तिर जो प्रक्रिया रही है से प्रक्रिया रे पूरापूरी भाव निजक नियोजित करते आसतु आलोचना करवा युकेश चंद्राकर सहित। युकेश जी, पहले तो बहुत बधाई आपको, पूरे एक प्रक्रिया में आप खुद को शामिल किए। कैसा रहा जो जन अदालत की जो बातें की जा रही है, जन अदालत का माहौल कैसा था? 3 घंटे तक माओवादियों ने कुछ कुछ भाषण देते रहे। बेसिकली क्या था उनका एजेंडा भाषण में, क्या वो कहना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, वे जिस तरह से बातें कर रहे थे, उन्होंने शुरुआत जो करी अपने बातचीत की, जब वो पब्लिक के सामने पहुंचे, पहले तो जवान को पहले नहीं लाया गया, पहले वे पब्लिक से मुखातिब हुए। और जैसे उन्होंने अपनी बातें शुरू करी तो उन्होंने सबसे पहले तो हमारी तरफ इशारा करते हुए हमें कहा कि अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हम लोगों ने अपने मोबाइल्स ऐसे ही जेब में रखे हुए थे, कैमराज हमने ऑफ कर लिए। उसके बाद फिर उन्होंने पब्लिक की तरफ देखते हुए कहा कि जिस जवान जो मुठभेड़ उनके इलाके में हुई है उसकी सूचना उन्हें दी, उनकी जानकारी पहले उन ग्रामीणों को दी कि उस मुठभेड़ में जो है पहले जिस तरह से 5 जवानों के शहीद होने की बात कही जा रही थी, बाद में फिर उसका आंकड़ा 22 हो गया। और उसके बाद उसी मुठभेड़ के दौरान एक जवान बेहोश हो गया था जिसको नक्सलियों ने अपने कब्जे में रखा था। और वो उस पब्लिक को बताने लगे कि उस जवान को आज हम रिहा कर रहे हैं। तो हम इन पत्रकारों के माध्यम से उस जवान को हम रिहा करेंगे। कोई खास वार्ता देना चाहते थे? 3 घंटे की जो भाषण वो लोग दिए होंगे, कोई खास वार्ता? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, उन्होंने पब्लिक से ये कहा कि अभी हम जवान को आपके सामने लाएंगे, जवान आपसे अपनी बातें कहेगा, उसके बाद आप अपनी बातें कहना। तो जवान को उनके सामने पेश किया गया। जवान आया, जवान ने कहा कि परिवार जैसा माहौल था, खान पान का ख्याल रखा गया और इलाज किया गया उसका, और दोस्ताना व्यवहार रखा गया उससे, किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की गई उसके साथ। और उसके बाद फिर जो है आपका पब्लिक से उन्होंने कहा कि पत्रकार यहाँ हैं मौजूद, तो आप लोग अपनी बातें रखें। तो वहाँ से पब्लिक जो है एक एक कर सामने आई। हम सभी से अपनी अपनी समस्याएं वे बताने लगे कि किसी के पैसे फोर्सेस ने लूट लिए, किसी के साथ मारपीट करी, किसी के घर वाले को जेल ले जाया गया, किसी के घर वाले को मार दिया गया। इस तरह की बातें वे हमारे सामने बताने लगे। और उसके बाद उन्होंने एक बात कही ग्रामीणों ने कि जिस तरह से आप पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं और जवान को सुरक्षित ले जा रहे हैं, तो इस तरह से आप पब्लिक को जब पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जो आम पब्लिक होती है, हम ग्रामीण होते हैं, उस वक्त भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें भी सुरक्षित वापस हमारे घरों तक ले आएंगे। और इस भरोसे पे हम इस जवान को आपके हवाले कर रहे हैं, आपको सौंप रहे हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे चल के अगर माओवादियों का भी अगर कोई समस्याएं हो, खास करके पुलिस अगर कोई माओवादी को पकड़ ला रहे हैं, तो छुड़ाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप पर ही थोपा गया है। देखिए, माओवादी को छुड़ाने की जिम्मेदारी अलग हो जाएगी, क्योंकि माओवादी को छुड़ाना तो पॉसिबल है नहीं। तो उन्होंने ग्रामीणों की बात करी है, जैसे वहाँ पर जो ग्रामीण बैठे हुए थे और वहाँ पर हमारे साथी खड़े थे जो वर्दीधारी नक्सली थे, तो वो माओवादी हुए। अब जिस तरह से उस विचारधारा से अगर कोई जुड़ता भी है तो वो भी माओवादी हुआ। लेकिन यदि वो आम ग्रामीण है, किसी का समर्थन कर रहा है, तो वो बात अलग है, वो उसकी व्यक्तिगत जीवन शैली है। लेकिन अगर वो आम ग्रामीण है, जिस तरह यहाँ आज भी जब से हम यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ग्रामीणों के जैसे फ़ोन कॉल्स आते हैं, लेटर आते हैं, या फिर कोई ग्रामीण पहुँच जाता है और अपनी समस्या बताता है, अपनी व्यथा वो बताता है कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट करी है, या फिर उसके परिजनों को जेल ले जाया गया, या फिर फर्जी मुठभेड़ में किसी को मार दिया गया। हम तब भी लिखते हैं उनके लिए, हम तब भी ऑन स्क्रीन बोलते हैं उनके लिए, और तब भी हम अधिकारियों का बयान लेते हैं जाकर। तो ये बात कोई नई बात नहीं है कि हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे। अगर वे मुसीबत में हमें दिखाई देंगे, वे हमें फ़ोन करेंगे कि एक आम ग्रामीण को। निश्चित तौर पे ये तो पत्रकारिता का धर्म ही है। खैर, अगर कहीं ना कहीं कोई एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाने का तो धर्म हमारा है ही है। लेकिन और एक चीज़ अगर देखेंगे, जो काफ़ी एरिया में हम भी घूमे हैं, एक चीज़ यहाँ से साफ है कि जो ग्रामीण है कहीं ना कहीं वो फोर्स को बिल्कुल मदद नहीं करते हैं, कोई सहयोग नहीं है। ये जो एलिगेशंस गांव वाले जो कर रहे हैं, पैसा लूट लिया जाता है, फर्जी मुठभेड़ होती है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, इस बात में सच्चाई क्या है? सच्चाई की अगर आप बात करेंगे तो ऐसे तो कई जांच होते रहते हैं।
अब पत्रकार होने के नाते विशेषकर मैं बस्तर का पत्रकार हूँ और मुझे यहाँ पर रहना है, पत्रकारिता करना है और मुझे ज़िंदा भी रहना है। तो सच्चाई तो ये है कि सच सच होता है और सच को देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो बंद होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इशारा ऐसा है कि जो बस्तर के जंगलों में जो सब चल रहे हैं वो सीधे तौर पे उसको रिपोर्टिंग करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। नहीं, हम सीधे तौर पर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं अभी आपसे बिल्कुल सीधे तौर पर ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई खौफ है क्या? जो बंदूक जो लेके माओवादी घूमते हैं, पत्रकारों पर उस पर कोई खौफ है क्या? नहीं, हम देखिए, अगर खौफ होता, अगर कोई डर जैसा माहौल होता तो आप सोचिए कि एक जवान जो कोबरा बटालियन का है, जो ग्रामीण उन फोर्सेस पे आरोप लगा रहे हैं, इतने सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम पत्रकार पहुंचे। मतलब हम बेखौफ हैं, हमें डर नहीं है। मैंने जो कहा है, सच्चाई को देखने वाली जो आंखें होती हैं, सच देखिए, उजाले में ही सच नहीं है, हमारे पीछे जो अंधेरा है उस अंधेरे में भी सच है। और एक चीज़ है, खास करके देखा जाए, जब भी कोई एब्डक्शन या फिर कभी कोई अगवा कर लेते हैं तो कुछ नेगोशिएशन होते हैं, कुछ शर्तें रखी जाती है। तो इस इशू में क्या सब नेगोशिएट हुआ? आप तो पूरे प्रक्रिया में शामिल थे, जो मध्यस्थ थे उनके साथ कोई ऐसा नेगोशिएशन हुआ, कोई किसी चीज़ को लेकर? देखिए, हमारे सामने तो सीधे पब्लिक के सामने ही पेश किया गया है और जैसे मध्यस्थों की बात करेंगे, मध्यस्थ भी वहीं पर बैठे हुए थे। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने निशर्त वहाँ पर उन्होंने इस बात को भी कहा है कि कोई शर्त नहीं रख रहे हैं हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक यहाँ पर बैठी है वो पब्लिक आपसे कुछ कहेगी और जवान आपसे कुछ कहेगा। तो उन दोनों को आमने सामने किया गया और उन दोनों को जब आमने सामने किया गया तो बीच में हम ही थे। तो हाँ जी। अच्छा, बताया जाता है कि जवानों को काफ़ी ट्रीटमेंट किए हैं, काफ़ी सारा दवाइयाँ वगैरह भी, दवा दारू भी किए हैं। इसको लेके क्या सब आपने वहाँ पे उपलब्ध की? हाँ, देखिए, अब जवान बेहोश था, ये जानकारी तो जवान ने खुद हमें दी है। अगर जवान बेहोश था तो फिर वाकई उसका ख्याल रखा गया है, वो उसके होश में आने तक क्या उसका ट्रीटमेंट किया गया। हो सकता है उसको मामूली चोटें भी आई रही हों, जिस तरह से सूचनाएं मिली, तो उसका भी ट्रीटमेंट किया गया। तो ये अच्छी बात है कि उसके सेहत का पूरा ख्याल रखा गया। और खान पान, जैसे ये बताया गया कि 2 दिन तक थोड़े से उसको तकलीफ़ थी, जवान को, उसको टेंशन था, तो वो खान पान में ध्यान नहीं दे रहा था। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो एक जन अदालत लगा के निस्वार्थ जवान की रिहाई करना, ये क्या वार्ता देना चाहते हैं माओवादी? देखिए, जन अदालत तो थी नहीं। वे पहले ही इस बात को जन अदालत तब कहेंगे जब वो जनता पे ये थोप दें कि आप बताइए कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, तो जन अदालत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये क्या करना चाहते हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जहाँ तक ये दिखता है कि इसके पीछे एक तरह से जो शांति वार्ता की बात चलती है, तो शांति वार्ता की बात वो लगातार अपने प्रेस नोट में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी एक प्रेस नोट में इस बात को कही हो। तो वे जिस तरह से प्रेस नोट में शांति वार्ता की बात करते हैं, उसमें शर्त रखते हैं कि आप पहले आर्म्ड फोर्सेस को बाहर भेजिए, यहाँ से बस्तर से पहले बाहर भेजिए, और उसके बाद फिर जो है हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। हाल ही में एक शांति वार्ता के लिए कोई मैसेज आया था, तो आपके सरकार ने खास पूरा मना ही कर दिया है कि बंदूक अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो कोई शांति वार्ता नहीं हो सकती। तो हाँ, तो ठीक है, ये सरकार की और उनकी लड़ाई है। हम पत्रकार हैं, पत्रकार होने के नाते जिस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जो व्यापक दृष्टिकोण है हमारा, तो उस लिहाज से अगर हम कहें तो ये कह रहे हैं कि तुम हथियार छोड़ो, वो कह रहे हैं कि तुम हथियार छोड़ो। ठीक है, दो ध्रुव हैं ये। एक तरफ लोकतंत्र की बात की जा रही है, एक तरफ माओवाद की बात की जा रही है। तो माओ के विचार अलग हैं, उसमें नक्सलवाड़ी भी शामिल है। अगर नक्सलवाड़ी के विचारधाराएं शामिल हैं तो फिर ये तीन तरह की विचारधाराओं का टकराव है। तो अगर ऐसा है कि नक्सलवाद और माओवाद का विलय हो गया है, तो फिर आप ऐसे दुविधा की स्थिति में आपका पेच फंसा हुआ है, जहाँ पर हथियार डालने का तो सवाल पैदा नहीं होता। वो अपने शत्रु पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पर वो जवानों को कह रहे हैं कि जवान हमारे शत्रु नहीं हैं, उनकी लड़ाई सरकार से है। तो सरकार को समझना होगा। सरकार, देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग इतने पावरफुल हैं
कि वो जब चाहे जो चाहे वैसा कदम उठा सकते हैं। यदि वे आज हजारों की तादाद में यहाँ पर जवानों को यहाँ भेज सकते हैं, लाखों की तादाद में भेज सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जैसे मुट्ठी भर गिनती में आते हैं नक्सली, मुट्ठी भर की गिनती में, यानी कि मुट्ठी भर से मेरा मतलब ये है कि 1000-1500 की इनकी गिनती यहाँ पर बताई जाती है बस्तर में जो एक्टिव हथियारबंद नक्सली हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ये मैं अपने पर्सनल विचार आपसे 1000-2000 कोई संख्या कम नहीं होता युकेश जी। और एक आखिरी बात, आपको लगता है कि पीस टॉक्स होने चाहिए? बिल्कुल पीस टॉक्स होने चाहिए, नॉट ओनली पीस टॉक्स, बल्कि मैं बोलूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि पीस क्रिएट होना चाहिए। पीस ज़रूरी है, जहाँ पीस नहीं है तो वहाँ पर तो ये पीसेस तो बिखरे पड़े हैं ना। निश्चित भाव ये थिले युकेश चंद्राकर, से स्पष्ट भाव में कहते गोटे शांति वार्ता आगुआ पदक्षेप नबार आवश्यकता रही। उभय सरकार और माओवादी ए दिगरे चिंता कर आवश्यकता रही, पदक्षेप नबार आवश्यकता रही। युकेश चेतन कापेवार अच्छा आम सहित आलोचना करवा, सी जाइए पूरा टीम रे शामिल थे। अच्छा, पहले चेतन जी ये बताइएगा, कैसे आप जंगल में गए, कब गए, कितना दिन आपको अंदर जंगल में रहना पड़ा, और पूरा प्रोसेस कैसा था? देखिए, कल हम बीजापुर से लगभग 3 बजे, तकरीबन दोपहर 3 बजे हम निकले हुए थे। और उसके बाद हम सबसे पहले तो बासागुड़ा पहुँचे, और हमारा जो नक्सलियों के तरफ से जो इनपुट्स थे हमारे, जिस तरीके से नक्सलियों ने हमें इनपुट्स दिए थे कि कहाँ पर आके आपको रुकना है और कहाँ आपको नाइट स्टे करना है, तो हम कल 3 बजे बीजापुर से निकले थे और 5 बजे इसी अभी जहाँ अपन खड़े सारकेगुड़ा यहाँ हम पहुँचे। और लगभग तकरीबन जहाँ मुठभेड़ हुई थी आज 3 अप्रैल की सुबह, जो गांव था जीरा गांव, उसको पार कर हम लगभग 6 से 7 बजे के आसपास जूना गांव जो जोनागुड़म पड़ता है वहां पर हम पहुंचे। और वहां पहुंचकर हमने जो हमारे इनपुट्स थे उन्होंने हमें स्थान तय किया गया था कि आप कहां पर रुकेंगे और आप अगले दिन सुबह किस तरफ कूच करेंगे। तो हम उस रात वहीं साथ तब मध्यस्थ भी साथी में थे क्या? हाँ जी, हमारे साथ मध्यस्थ के जो साथी थे पद्मश्री जयपाल सैनी जी थे, और जो गोंडवाना समाज के अध्यक्ष है वे भी हमारे साथ थे। तो वहाँ पर हमने नाइट गुजारी, और दूसरे दिन सुबह जब उनकी दूसरी टुकड़ी आई नक्सलियों की, उसके साथ फिर हम उस इलाके पे कूच कर गए, जिस इलाके पे जो हमारा जवान है राकेश्वर सिंह मनहास उस इलाके में रखा हुआ है, जहाँ पर उस जगह पर हम पहुँचे जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों का जमावड़ा था। लगभग 1500 से 2000 जो ग्रामीण थे वहाँ पर मौजूद थे, उस इलाके में मौजूद थे, जहाँ पर जैसे देखा जाए तो एक तरीके से जन अदालत जो होता है नक्सलियों का, उस तरीके से, लेकिन एक तरीके से माने तो वो जन अदालत नहीं था, ग्रामीणों का एक जमावड़ा था कि जो जवान को रिहा कर रहे हैं तो उस बारे में उस जवान से वहाँ पर कटाचेप या फिर पूछताछ जो की जाए, तो वही देखने को मिला वहाँ पर। जिस तरीके जवान कहाँ थे आप जब गए थे? जन अदालत क्या लग चुका था? लोगों की तादाद पहुँच चुके थे भारी तादाद में, या फिर जवान को बाद में लाया गया, जवान को कहीं दूर रखा गया था? जी देखिए, बिल्कुल जवान को हमसे लगभग ये तो नहीं देख पाए, जंगलों की आड़ में थे, कितनी दूरी पे थे ये हम नहीं समझ पाए, लेकिन जिस जगह पे हमको रुकने को कहा गया था, जहाँ पर जो लोग ग्रामीण जहाँ मौजूद थे, 15 सैकड़ों की तादाद में जो ग्रामीण, वहाँ हमें रुकने को कहा गया। वहाँ लगभग हमने 4 से 5 घंटे वहाँ पर गुजारा, इंतज़ार किया उस जवान के आने का, और वो कुछ दूरी पे थे जवान। उसके बाद फिर नक्सलियों की एक टीम आई, उन्होंने कहा हमसे बात किया, हमारे माध्यम से, हम जो पत्रकार गए हुए थे हमसे बात की, और जो मध्यस्थता के बीच धर्मपाल सैनी जी गए थे और गोंडवाना समाज के, तो उनसे भी पहले बात करी। उसके बाद फिर जब ग्रामीण वहाँ पर बैठे हुए मौजूद थे, उसके बाद जवान को वहाँ पर लाया गया उन सब के बीच में, और ग्रामीणों से राय जानी गई। नक्सलियों ने उनसे पूछा कि क्या ये जवान को हम यहाँ से रिहा कर रहे हैं, तो आप लोगों का राय आप बताइए। तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल को कि जिस तरीके से ग्रामीणों का वहाँ पर कहना था कि ग्रामीण वहाँ पर नाखुश नजर आए, कहीं ना कहीं ग्रामीण एक आरोप लगा रहे थे, जो सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण थे, वो ये आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो भी फोर्सेस आती है, चाहे वो डीआरजी हो, एसटीएफ हो, सीआरपीएफ, कोबरा के जवान हो, कोई भी हो, जो भी फोर्सेस अंदर ऑप्स के लिए या सर्चिंग के लिए जाती है, तो हमेशा यही देखने को मिलता है। जवान जो ग्रामीण थे वो, उनका ये कहना था कि हमेशा जब भी फोर्सेस अंदर आती है तो ग्रामीणों के साथ मारपीट करती है, लूटपाट करती है। कहीं ना कहीं ये जो फोर्सेस है, जो जवान है, ये अंदर में जो ग्रामीण है,
उनका विश्वास ये लोग अभी तक जीत नहीं पाए। बिल्कुल देबू, जिस तरीके से आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आज देखने को मिला। जितने ग्रामीण थे उनके तरफ से भी तर्क वितर्क की गई और जो ग्रामीण थे वे भी सामने आकर बता रहे थे कि किस तरीके से ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट किया और साथ ही साथ जो भी उनके बाइसिकल या फिर साइकिल थे उनको भी तोड़फोड़ किया गया और लूटपाट किया गया। ऐसे आरोप अमूमन ग्रामीण वहाँ पर लगाते हुए दिख रहे थे। जी निश्चित भाव ये थिले चेतन कापेवार से स्पष्ट करुचंती केमिति जवान को मध्य विरोध करथिले किंबा जवान को छाड़िबा प्रक्रिया को विरोध करथिले, अर्थात कहा जाय पारे जो जवान को छाड़िबा सपक्षर नथिले सेठारे उपस्थित हजार हजार ग्रामवासी। पुणी युकेश चंद्राकर से किछि कहबाकू चाहूचंती, क्या कुछ और बताना चाहेंगे? जी देखिए, आपने जो सवाल मुझसे किया था मैं उसके जवाब पे आता हूँ और बहुत कम शब्दों में अपना जवाब दूंगा। आज तक के जितनी व्यवस्थाएं हमने कायम की हैं, यानी कि इंसानों ने, मनुष्य जाति ने आज तक जितनी व्यवस्थाएं कायम की हैं, एक भी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से नहीं चल पाई। आज तक की किसी भी सभ्यता ने मुकाम तक नहीं पहुंचाया मनुष्यता को। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक जितनी शिक्षा प्रणालियां हमने तय करी हैं, जो शिक्षा तंत्र हमने बनाया है, जितनी शिक्षाएं हमने व्यवस्था में शामिल की हैं, वो शिक्षाएं कहीं ना कहीं मूल कारण हैं कि आज ही नहीं आज का इंसान जब ऐप हुआ करता था तब से लेकर के आज तक के इनके बीच सिर्फ और सिर्फ युद्ध हुए हैं। पड़ोसी से बैर रखता है। क्यों? आज जो कुछ भी सीखा है हमने वो प्रतिस्पर्धा का दौर है कहीं ना कहीं। अगर आधुनिकता की अगर आप बात करेंगे, इन्हें आपत्ति है कि वे जो है पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, पूंजीवाद को आपत्ति है कि वे जो है हथियार लेके वहाँ पे हमारा विरोध कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आप धर्म, राजनीति, अब विज्ञान, इतिहास, ये सारी चीज़ें उठाकर देख लीजिए, आप सारी व्यवस्था को उठाकर देख लीजिए। जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें तब्दीली ज़रूरी है और जो मूल शिक्षा होनी चाहिए उस शिक्षा व्यवस्था को कायम करना होगा। आपका जो व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो भी व्यवस्था है, शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, क्यों जंगल तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम कॉपी किताब लेके बैठ गए। शिक्षा का मेरा मतलब ये है, शिक्षा से मेरे मायने ये हैं कि व्यक्ति जब गर्भ में होता है, जब वो एक भ्रूण होता है, वहाँ से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। पूछिए कैसे? जब एक माँ सोचती है, एक बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है, एक माँ जो कुछ सोचती है उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट, पूरा का पूरा प्रभाव उस भ्रूण पर पड़ने लगता है और वो शिशु जब बनता है और वो गर्भ से जब बाहर आता है, फिर वो बाहरी दुनिया में कदम रखता है, वो जो कुछ ग्रहण कर रहा है, जो कुछ वो सीख रहा है, वो है शिक्षा। वो पढ़ाई लिखाई है। जो कॉपी पेन लेकर हम जो कर रहे हैं ये पढ़ाई लिखाई है। शिक्षा से मेरा मतलब ये है कि आप व्यक्तित्व रचने की शिक्षा दें। अगर आपके तंत्र में, आपके सिस्टम में व्यक्तित्व रचने की क्षमता है, ऐसी कोई शिक्षा है, अगर नहीं है तो उसको तत्काल उसको बनाने के पीछे लग जाना चाहिए। क्योंकि आज 30 सालों में इस पृथ्वी का टेम्परेचर सिर्फ 2% बढ़ा है और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन के जो आसार नज़र आ रहे हैं, देखिए ये कोई मामूली खबर नहीं है, सिर्फ एक जवान को छुड़ाने की बात नहीं। अब मैं पूरी मनुष्य जाति की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज जिस तरह से जितने साइंटिस्ट हुए हैं, जिस तरह से आप बात कर लें, चाहे स्टीफन हॉकिंग्स की, उन्होंने कहा है कि 1000 से अधिक वर्ष नहीं लगेंगे, और अभी के जो वैज्ञानिक हैं जो चिंतित हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल से अधिक वर्ष नहीं लगेंगे। तो इस वर्ष की एक संभावना जताई जाती है, आशंका जताई। एक आखिरी चीज़ आपसे बताना चाहूँगा, आप तो काफ़ी कुछ कह गए। एक चीज़ आपको बताऊंगा, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, एक गणतांत्रिक राष्ट्र में किसी जवान को, किसी कमांडो को, एक सिपाही को बांधते हुए, रस्सी से बांधते हुए एक प्रजा कोर्ट या फिर जन अदालत में या फिर पब्लिक प्लेस में हाजिर करना, इसको आप कितना सही मानते हैं? तो कोई युद्धबंदी भी तो नहीं? बिल्कुल मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। मैंने कहा ये आपने अभी कहा कि गणतंत्र है। गणतंत्र से आपने कौन सी परिभाषा को पढ़ा होगा, मैं नहीं जानता। मैं जिस गणतंत्र को जानता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर इतने सारे लोग अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित हैं, अगर अलग अलग विचारधाराओं के प्रभाव में है, व्यक्ति का स्वयं का भी विचार है, और यदि उस मानकर चलिए कि वो बंदूक की नोक पर उस जगह पर इकट्ठा हुए या फिर उनके विचारों से प्रभावित होकर इकट्ठा हुए, जो भी है जैसा भी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने तो नक्सलवाद को पैदा नहीं किया होगा। नक्सलवाद अगर यहाँ पर एंटर किया होगा तो फिर आज जो यहाँ पर जो कुछ तंत्र है नक्सलवाद का, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं डर का एक माहौल है, एक हिंसा से वो डरते हैं। मैं कहता हूँ कि आज तक की शिक्षाओं ने हिंसा को जन्म दिया है।
निश्चित भाव में ये थिले युव सांबादिक यूकेश चंद्राकर से स्पष्ट भाव में कहते केमिति थिला पूरा प्रक्रिया एवं माओवादी विचारधारा संपर्क में से कहते निज विचारधारा रखी केमिति पूरा बस्तर किंबा पूरा जो बीजापुर किंबा पूरा दंडकारण्य अंचल रे केमिति हिंसार वातावरण रही केमिति भयर वातावरण रही से संपर्क में दुई युव सांबादिक आमको सूचना देउथिले। बीजापुर कैमरा पर्सन जानकी पट्टनायक देवव्रत साना, कनक न्यूज।